पहले तो ये समझना चाहिए मुख्यमंत्री को कि यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि कॉमन हो। और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। बाबा साहेब ने कहा था कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि एमआईएम पार्टी का मानना यह है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के माने क्या है? डाइवर्सिटी के माने यह है कि एक वन साइज विल नॉट फिट एवरीवन। तो भारत देश में कई कल्चर्स हैं और आर्टिकल 29 जो है एक एब्सोल्यूट राइट है, फंडामेंटल राइट है। सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटॉप में हूं प्रफुल्ल। हिजाब मामला कर्नाटक से शुरू हुआ और पूरे देश में फैल गया है। सियासत में हिजाब को लेकर सियासी घमासान जोरों पे है। राजनीतिक पार्टियां हिजाब मामले को हाथों हाथ ले ली। हिजाब को लेकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सियासत की गई और अब उत्तर प्रदेश की सियासी गलियों से होते हुए हिजाब पहुंच गया उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना बयान जारी कर दिया। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी का भी इस पे पलटवार आता है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी पुष्कर सिंह धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा बताते हैं। आखिर पुष्कर सिंह धामी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे असदुद्दीन ओवैसी उनको परिभाषा बताने लगे? पहले पुष्कर सिंह धामी की बयान आप सुनिए। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा। पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव यानी उत्तराखंड में भी चुनाव है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। उसके लिए हम सेवानिवृत्त जनों की, समाज के प्रबुद्ध जनों की, न्यायविदों यानी जस्टिसों की एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी डिसाइड करेगी, वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होगा, किस तरह से काम करेगा, किसके अधिकारों की रक्षा करेगा। पुष्कर सिंह धामी यह भी कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मजहब के हो या किसी भी रिलीजन में विश्वास रखते हो, सबके लिए समान होगा। इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब पुष्कर सिंह धामी को बताने लगे, समझाने लगे, परिभाषा पढ़ाने लगे कि आप पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा सुनिए, परिभाषा समझिए, पढ़िए, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी का भी आप बयान सुनिए। पहले तो ये समझना चाहिए मुख्यमंत्री को कि यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि कॉमन हो। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आप कह रहे हैं, बाबा साहेब ने कहा था कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि एमआईएम पार्टी का मानना यह है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के माने क्या है? डाइवर्सिटी के माने यह है कि एक वन साइज विल नॉट फिट एवरीवन। तो भारत देश में कई कल्चर्स हैं और आर्टिकल 29 जो है एक एब्सोल्यूट राइट है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 29 ये कहता है कि हर व्यक्ति को, हर समाज को अपने कल्चर को प्रिजर्व और प्रैक्टिस करने का इख्तियार है। आप कैसे वायलेशन करेंगे आर्टिकल 29 का? और चौथी बात यह है कि इस देश में आप जो है वन नेशन जरूर है, वन कंट्री जरूर है, मगर मेनी कल्चर्स हैं। ये इस देश की खूबसूरती है। पांचवी बात यह है कि क्या ये बताएंगे कि दया बागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट वाले क्या बोलेंगे इसके ऊपर?
छठी बात यह है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स मिलते हैं, क्या वो दूसरे समाज को क्यों नहीं दिए जाएंगे? वो भी राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। आखिरी बात यह है कि लॉ कमीशन ने खुद कह दिया कि देश में इस सिविल कोर्ट की जरूरत नहीं है। और इन सवालों का जवाब दें, भाई आपकी जमीन खिसक रही है तो आपको अचानक ही याद आता है, क्या भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ नहीं है कि शराब पर शराब बंद करो? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये नहीं लिखा हुआ है कि वेल्थ जो है नेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो? उसके ऊपर क्या कर रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे। क्या भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ नहीं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो? उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? एमआईएम पार्टी इसको एक महज एक शकूफा जुमला समझती चुनाव से पहले, क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में हार रही है, जमीन खिसक रही है, इसीलिए इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। तो सुना आपने, अब हिजाब में यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी एंट्री हो गई है। हिजाब मामला कर्नाटक के स्कूल से शुरू होता है, कॉलेज की छात्रा को रोकने के बाद इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसे राजनीतिक अमली जामा पहना दिया जाता है और बात यहां तक पहुंचती है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होनी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट भी हिजाब विवाद पे अपनी सुनवाई करेगा। अब देखिए सुनवाई में क्या होगा, लेकिन उससे पहले नेताओं के जुबान पे हिजाब ऐसे रटाया गया है कि मानो उनको कोई आठवां अजूबा मिल गया हो या आठवां अजूबे के विषय पे कुछ बात रखनी हो। इस तरीके से हिजाब मामले को राजनेता अपने अपने अनुसार इसे भुना रहे हैं। खैर, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए हिजाब भी अपने चरम सीमा पे है। वो चर्चा का विषय है क्योंकि मुसलमानों के इर्द गिर्द सियासत होती है। मुसलमानों के वोट से डिसाइड होता है उत्तर प्रदेश में कि किसकी सरकार बनेगी। और असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों के बीच जा जाकर कह रहे हैं कि मुसलमानों अपनी क़यादत खड़ी करो। इसलिए उत्तर प्रदेश की सियासत में हिजाब को लेकर असदुद्दीन ओवैसी सबसे सतर्क है और अपनी सभाओं में बार बार हिजाब का जिक्र कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव हिजाब के सवाल पे मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बयान के बाद योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी हिजाब को लेकर अपना बयान दे दिया। तो खैर, ये हिजाबी सियासत, चुनावी सरगर्मी और जनता का मतदान, ये आने वाला कल डिसाइड करेगा मतदान किसके फायदे में होता है। सियासत में हिजाब को लेकर किसको नफा होता है, किसको नुकसान होता है, हिजाब से किसको वोट बैंक बढ़ता है, किसका वोट बैंक बिगड़ता है, ये आने वाले कल पर निर्भर है। 10 मार्च को आपको पता चलेगा कि हिजाब से किसको कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, किसकी सरकार बनती है आपको बाखबर करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।